हे मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक पोम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अमेंडा। ठीक है, और इसको लिखा गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ को सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आपने किसी भी पोम के टाइटल में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा है? तो आखिर इस पोम में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिर क्यों दिया गया? यहाँ पे सिर्फ अमेंडा ही क्यों नहीं लिखा है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे पोम में देखेंगे। लेकिन इस पोम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि एक जो स्टैंजा होगा उसमें अमेंडा की मदर कुछ उसको बोल रही होगी और दूसरे स्टैंजा में अमेंडा जो है वो खुद ही अपने थॉट में खोई होगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। लेकिन इसको प्रोसीड करने से पहले आप सभी को पता है कि जैसे कि हर एक पोम के वीडियो में मैं पोएट या पोएटिस के बारे में बताता हूँ, तो इस पोम को लिखने वाली पोएटिस का नाम है रॉबिन क्लेन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रॉबिन क्लेन जो थी वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी जिनको अक्सर बच्चों की किताबें लिखने के लिए जाना जाता था। ठीक है, वो अपने 9 चिल्ड्रन में से, मतलब अपने पेरेंट्स के 9 चिल्ड्रन में से एक थी। सी हैड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 16, यानी जब वो 16 वर्ष की हुई थी तभी उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवा दी थी। शी वर्कड इन अ नंबर ऑफ जॉब्स बिफोर बिकमिंग एन एस्टेब्लिश्ड राइटर, इंक्लूडिंग टी लेडी एट अ वेयर हाउस, बुक शॉप असिस्टेंट, नर्स, कॉपर एनिमलिस्ट एंड प्रोग्राम एडाइड एट स्कूल फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। यानी राइटर बनने से पहले वो इन सारी चीज़ों में काम कर चुकी थी। तो बस इनके बारे में हम इतना ही जानेंगे। अब हम लोग सीधा प्रोसीड करेंगे हमारे पोम की ओर। तो पोम को आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि आखिर इस पोम में बताया क्या गया है। देखो, ये अमेंडा जो पोम है ना, वो पूरा का पूरा एक स्कूल गोइंग गर्ल के मेंटल स्टेट के बारे में है कि किस तरीके से उसके एल्डर्स, स्पेशली उसकी मदर, उसको कितना ज़्यादा नैग करती है। नैग करने का मतलब क्या होता है? हर एक काम में टोकना। कुछ करो तो टोकेंगे, कुछ ना करो तो टोकेंगे। तो डेफिनेटली इस पोम के साथ आप अपने आप को, खुद को रिलेट कर सकते हो। जब आप घर से बाहर जाओ तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे बाहर क्यों जा रहे हो? जब आप घर पे बैठे रहो तो बोलेंगे घर पे क्यों बैठे हो? तो कहीं ना कहीं ये हम सभी से रिलेटेड है, तो इसको हमें पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो अमांडा इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और पूरा लंबा लिस्ट दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। द पोम डील्स विद चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। ये पूरा का पूरा पोम एक चाइल्ड साइकोलॉजी से डील करता है, साथ साथ में ये भी बताता है कि किस तरीके से पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं बनेगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अपने बच्चों को सप्रेस करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, जिससे कि बच्चे के स्टेट ऑफ माइंड पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि इंट्रोडक्शन आप सभी को समझ आ चुका है। तो चलो अब हम लोग सीधा मूव ऑन करते हैं हमारे पोम की ओर। तो इस पोम का सबसे पहला स्टैंजा हमारा कहता है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्लॉचिंग का मतलब क्या होता है? स्लॉचिंग का मतलब होता है सिटिंग इन अ ड्रूपी मैनर, यानी ढीले ढाले होकर बैठना। हंच का मतलब क्या होता है? अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट करके बैठना। ठीक है, तो उसकी मॉम उसको पहले स्टैंजा में ही डांट रही है कि अमेंडा अपने नेल्स को काटना बंद करो, तुम इस तरह दांतों से अपने नेल्स को मत काटो। अमेंडा सीधा होकर बैठो, अमेंडा इस तरह झुककर मत बैठो और सीधा होकर बैठ जाओ। तो पहले स्टैंजा में जैसे उसकी मॉम उसे डांटती हैं, उसे फटकार लगाती है, सेकेंड स्टैंजा में वो कहीं अपने ही वर्ल्ड में खो जाती है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कि लैंग्वेज, एमराल्ड, सोल, इनहेबिटेंट, ड्रिफ्टिंग एंड ब्लिसफुली। तो इन सभी का मतलब मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। लैंग्वेज का मतलब होता है लेजी। एमराल्ड का मतलब क्या होता है? एक बड़ा ही ग्रीन टाइप का स्टोन होता है, चमकीला स्टोन। सोल मीन्स अकेला। इनहेबिटेंट का मतलब किसी जगह पर रहने वाला, यानी रेसिडेंट। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? बहता हुआ। ठीक है, यानी कोई चीज़ चाहे एयर हो या वाटर, उसके सहारे बह रहा है तो उसको हम कहेंगे ड्रिफ्टिंग। एंड लास्ट ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मीन्स क्या होगा? हैप्पीली। तो इस पूरे स्टैंजा में अमांडा ये सोच रही है कि वो तो एक मरमेड है। मरमेड मीन्स जानते हो बेटा? मरमेड मीन्स क्या होता है? जलपरी। वो तो एक मरमेड है जो एक ग्रीन सी में बिल्कुल शांति से
अकेले पानी में बहती जा रही है, वो भी खुशी खुशी, और वहाँ पे रहने वाली वो केवल इकलौती है। यानी वो अपने आप को एक मरमेड मान रही है, वो भी किस जगह पे, एक ग्रीन सी में, जहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं है, वो सिर्फ बह रही है। यानी उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा, अब वो अपनी ही दुनिया में बिल्कुल खो गई। इतने में उसके पेरेंट्स फिर से उसे बोलते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? एक बात बताओ अमेंडा, क्या तुमने अपने घर को साफ किया? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूतों को साफ करने को कहा था, क्या तुमने उसे पूरा किया? तो इतना बोलने के बाद अमेंडा फिर अपने ही दुनिया में खो जाती है और वो क्या बोलती है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पे एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, डेट इज हर्स्ड। हर्ष का मतलब क्या है, वेरी क्वाइट या स्टिल। तो अमेंडा फिर से अपने थॉट में वापस से खो गई। मैं तो एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब जिसके मम्मी पापा कोई नहीं होते, वन हु डज नॉट हैव पेरेंट्स। ठीक है, वो अपने ही थॉट में खो गई कि वो तो एक ऑर्फन है, रास्ते में घूम रही है और अपने पैरों से, अपने नंगे पैरों से वो क्या कर रही है, बालू पर यानी सैंड पर पैटर्न्स बना रही है। वो कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यानी जब आपका माइंड शांत नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर सकते। तो वो इतना ज़्यादा तंग हो चुकी है अपने पेरेंट्स से, इतना ज़्यादा तंग हो चुकी है कि वो पेरेंट लेस रहना पसंद कर रही है। वो एक ऑर्फन होना ज़्यादा पसंद कर रही है और उसे क्या चाहिए, साइलेंस चाहिए प्लस फ्रीडम चाहिए। इतनी नैगिंग उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो बोल रही है द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। नेक्स्ट अगले स्टैंजा में फिर से उसकी मॉम उसे डांटती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ। अमेंडा, अपने उन एक्नी को याद करो, यानी पिंपल्स को याद करो। अब प्लीज क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा? फिर से अमेंडा अपने ही धुन में खो चुकी है और वापस से वो बोल रही है अपने आप को, आई एम रपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है, डेट इज ट्रैंक्विल, एंड ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट, पीसफुल। तो अमेंडा अपने आप को क्या समझती है, मैं तो एक रपुंजल हूँ। रपुंजल आपको पता है, फेरी टेल्स में एक लेडी होती है, ठीक है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। तो वही रपुंजल की यहाँ पे बात करती है कि मैं तो एक रपुंजल हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं है और मैं कहाँ पे रहती हूँ, एक लंबे टावर में रहती हूँ। आपको पता होगा कि एक जादूगरनी ने पकड़कर उसे एक टावर में रख दिया था, अगर आपने ये देखा होगा। तो मैं तो एक टावर में रहती हूँ जहाँ पे लाइफ क्या है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल क्वाइट है और रेयर है। रेयर मीन्स डेट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह नहीं पाई जाती, डेट इज़ रेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, मैंने जो अपने बाल बांध रखे हैं ना, मैं अपने बालों को नहीं खोलूंगी तो नहीं खोलूंगी। तो इस स्टैंजा में भी अमेंडा अपने ही थॉट में खोई हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा में अमेंडा की मॉम फिर से उसे बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। वाओ, क्या बात है। तो देखो दो वर्ड्स यहाँ पे पहले डिफिकल्ट है। सबसे पहला सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है टू बी एंग्री इन अ चाइल्डिश मैनर, यानी रूठ जाना बात बात पर। नेट का मतलब पता ही है, एनॉय करना या इरिटेट करना। तो अमांडा की मॉम क्या बोल रही है कि इस तरीके से ना बार बार रूठना बंद करो, ठीक है, और तुम इतना मूडी मत बनो, हर एक बात पे मूडी बन जाते हो। सबको क्या लगेगा कि मैं तुमको नैगिंग कर रही हूँ, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। बताओ, मॉम उसे तंग कर रही है और क्या बोल रही है कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। लोग यही तो सोचेंगे। अब जरा इसके बाद अगर इसके बाद देखोगे तो अमेंडा कुछ नहीं सोचती है, नथिंग। इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? कई बार सीबीएसई में पूछ चुका है कि आखिर ऐसा क्यों है कि लास्ट वाला स्टैंजा उसकी मॉम उससे कुछ बोलती है, उसके बाद अमेंडा कुछ भी नहीं सोचती। डैट मीन्स कि अमेंडा कि मॉम ने उसे इतना नैग कर दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि अब वो बच्ची अपनी क्रिएटिविटी तक खो चुकी है।
इस पोम की जो लास्ट स्टैंजा है वो हमें यही बताती है कि इतने ज़्यादा नैगिंग के वजह से वो बच्ची अपनी खुद की क्रिएटिविटी तक खो चुकी है, अपनी इमेजिनेशन तक खो चुकी है, अब वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती। तो इस हद तक ये नैगिंग हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज़ द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी किस तरीके से हमें अपने चाइल्ड को अपब्रिंग करना चाहिए, यानी उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसका नरिशमेंट करना चाहिए। वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रेन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग and install good manners in them, they also need to be sensitive towards the wishes of the child। यानी हम सभी को पता है कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक पेरेंट को अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखाना कि क्या सही है क्या गलत है, और उनके अंदर गुड मैनर्स भी इंस्टॉल करना चाहिए, यानी उनके अंदर डालना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव भी होना चाहिए, उनके विश को भी समझना चाहिए कि एक बच्चा उसकी डिज़ायर क्या होती है। In the poem, Amanda is constantly being scolded and nagged by her parents for even trivial things like eating chocolates। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अमेंडा को इस पूरे के पूरे पोम में सिर्फ डांटा जाता है। हर छोटी छोटी बात पे अगर आप अपने बच्चों को डांटोगे, हर छोटी छोटी बात पे अगर आप अपने से छोटों को डांटोगे, तो कहीं ना कहीं वो छोटा बच्चा आपके पास से आपसे दूर होते रहेगा, वो कभी आपके क्लोज नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाया करो, चाहे वो आपके छोटे भाई हो या बहन हो। ठीक है, Amanda deals with this unpleasant situation by escaping into an imaginary world where she is alone and free। ऐसा कहते हैं कि जब देखना कि आपके टीचर आपको डांट रहे होते बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपको वो पसंद नहीं होता, तो आप उनकी बात सुनते नहीं हो, आप सीधा माथा क्या करते हो, नीचे कर लेते हो और अपनी दुनिया में खो जाते हो। तो अमेंडा के साथ भी वैसे ही हो रहा है, वो उस अनप्लीजेंट सिचुएशन को एस्केप कर रही है, किस तरीके से, अपने ही मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाकर। The poem gives the message that parents should not restrict their children's freedom to such an extent that they feel suffocated। यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रीडम को इतना भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, बांध कर नहीं रखना चाहिए इस लेवल तक, ताकि वो बच्चा क्या करने लगे, सफोकेटेड महसूस करने लगे, उसे घुटन महसूस हो। इस पोम के कुछ सिग्निफिकेंट मोरल्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन देयर शेयर ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम बाय देयर पेरेंट्स, यानी हर एक बच्चे की अपनी एक प्राइवेसी होती है, उसे भी मेंटेन करके रखना चाहिए। सेकेंड, एक्सेसिव नैगिंग टर्न्स चिल्ड्रेन डेफिएंट एंड दे स्टार्ट escaping their reality through imagination and they do not like their parents snatching away their freedom। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं रिबेल, यानी जो हर एक काम का उल्टा करे। यानी अगर हम एक्सेसिव नैगिंग करते रहेंगे, चाहे वो हमारा बच्चा हो या हमारे छोटे भाई बहन हो, तो इससे वो क्या हो जाएंगे, रिबेल बन जाएंगे। रिबेल किसको कहते हैं, जो ऑपोजिट करता है। हम जो कहने कहेंगे वो नहीं करेगा, और जो नहीं करने को कहेंगे वही करेगा। किसी भी बच्चे को ये पसंद नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसकी फ्रीडम को छीन ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स शुड डेवलप अ फ्रेंडली एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रेन। यानी एक बच्चे के पापा या मम्मा को उस बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना चाहिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, ना कि बाहर के किसी लोगों के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला फिगर्स ऑफ स्पीच आता है राइमिंग स्कीम, यानी जितने भी स्टैंजा उसकी मॉम ने कही हो, उन सब की राइमिंग स्कीम आपकी ए बी ए करके आएगी। और जो भी स्टैंजा में अमेंडा अपने बारे में सोच रही है, अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई है, उसकी राइमिंग स्कीम आपकी ए की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफर। मेटाफर आप सभी को पता है कि मेटाफर में क्या होता है कि हम दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एस को छोड़कर। तो इस पोम में मेटाफर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें, स्टैंजा 2, 4 और 6 में, जहाँ पे वेयर ही हैड कंपेयर्ड अमेंडा टू अ मरमेड एंड रपुंजल। तो उन्होंने क्या किया है, मरमेड और रपुंजल से कंपेयर किया है। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द सेम लाइन। जैसे कि अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो देखो एस का साउंड यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 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 तो इस जगह पर एलिट्रेशन हो रहा है। नीचे देखते हैं, स्टॉप
सल्किंग, स का साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी एलिट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी नॉर्मल चीज़ का कंपैरिजन किसी बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ से करने लगे तो वहाँ पे एल्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मरमेड, तो मरमेड जो है वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो अमेंडा जो है वो अपने आप को एक मरमेड समझती है। मरमेड क्या होती है, एक हाफ गर्ल और हाफ फिश होती है। तो यहाँ पे ये एक एल्यूजन है। रपुंजल एक बहुत ही फेमस स्टोरी की एक कैरेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे उसने खुद को इस चीज़ से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे होते हैं वो एडजेक्टिव जो है वो स्पेशली वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ अ हैप्पी मैरिज, अ हैप्पी मैरिज, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अ हैप्पी मैरिज, तो हैप्पी यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, लेकिन क्या एक शादी हैप्पी हो सकती है? यहाँ पे हैप्पी जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मैरिज को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसका वास्तविक सेंस निकालोगे, रियल सेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी कपल को हम ये विश कर रहे हैं उनकी मैरिज हैप्पी हो, यानी वो हैप्पी हो। तो यहाँ पे मैरिज हैप्पी नहीं हो सकता लेकिन वो हैप्पी हो सकते। तो इस तरीके से किसी भी एक नाउन की कैरेक्टरिस्टिक की जब ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और के पास तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे जरा देखो क्या है, ये लिखा हुआ है कि अमेंडास फीट आरंट हर्स्ट। अमेंडा की फीट शांत नहीं हो सकती, किसी का पैर शांत कैसे हो सकता है? लेकिन द फ्रेज डिस्क्राइब्स द साइलेंट वे इन विच अमेंडा वुड मेक डस्ट पैटर्न विद हर फीट एज अ स्ट्रीट ऑर्फन। लेकिन जिस तरीके से वो उस चीज़ को ड्रॉ करती है, उन पैटर्न्स को ड्रॉ करती है, तो इस जगह पर वो हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब तो पता ही है आपको, सेम वर्ड्स फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में रिपीट हो, वो किसी भी लाइन में रिपीट हो सकते हैं, पूरे पोम में रिपीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अमेंडा वर्ड देखोगे तो अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए। दूसरा एक वर्ड है जैसे कि डोंट रिपीट हुआ है, स्टॉप रिपीट हुआ है, डिड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एनाफोरा। अगर मैं एनाफोरा की बात करूं तो एनाफोरा क्या होता है भाई, दो कंसेक्यूटिव लाइन में जब सेम वर्ड या फ्रेज स्टार्टिंग में ही रिपीट होने लगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो यहाँ पे डोंट और यहाँ पे डोंट, देखो दोनों कंसेक्यूटिव लाइन में आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये एनाफोरा हो रहा है। डिड और डिड दोनों कंसेक्यूटिव लाइन में आया हुआ है, तो यहाँ पे भी एनाफोरा हो रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।